मोहब्बत देना चाहता है, जो सेकुलर है, जो गांधीवादी है, और मुझे ऐसा लगता है ये 70% है। और कल जो वहां पे देश की एकता का संदेश मिलेगा, वो लोग हैं जो कर्नाटका में कांग्रेस की विजय से खुश हैं, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की मेहनत से खुश हैं, राहुल गांधी और प्रियंका की मेहनत से खुश हैं, और जो लोग नजर लगाने वाले हैं, अच्छा है उस जगह में नहीं पहुंचेंगे। और ये जो देश का एक उत्थान का समय है, देश के अच्छे दिन आने वाले का समय है, इस पर नजर नहीं लगाएंगे राजीव जी। जी बिल्कुल नजर नहीं लगाएंगे। कल विपक्षी एकता और विपक्षी एकता में क्या कुछ होना है, कौन कौन पहुंच रहे हैं, ये सब आप सबके सामने होगा कल दोपहर 12:30 बजे जब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी और शपथ लेंगे सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार। हो सकता है उनके साथ कुछ मंत्रीगण भी शपथ लें। इधर आज दोनों सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार साथ साथ पहुंचे थे दिल्ली और तमाम वरिष्ठजनों को दोनों ने आमंत्रित किया, निमंत्रण पत्र बांटा और वो अब वापस अपनी राह और कल शपथ ग्रहण समारोह। लेकिन उससे पहले जो कुछ हो रहा है देश में, राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं उस पर सबकी निगाहें हैं। राहुल गांधी पर कोर्ट की निगाहें भी हैं और कोर्ट, चाईबासा कोर्ट से जो केस है वो हाई कोर्ट पहुंचा, झारखंड हाई कोर्ट। मामला था अमित शाह के लिए को लेकर अभद्र टिप्पणी, तथा कथित अभद्र टिप्पणी करने का राहुल गांधी ने तथा कथित अभद्र टिप्पणी की अमित शाह के ऊपर, और हाई कोर्ट ने आज स्टे जो लगाया था चाईबासा कोर्ट ने उसको खारिज करते हुए ये कह दिया कि अब इस पर हम फैसला सुनाएंगे। क्या फैसला आता है वो देखेंगे। आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। राहुल गांधी को घेरने की कोशिश एक तरफ और दूसरी तरफ राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। दोनों अगर देखा जाए तो एक राहुल गांधी को पीछे खींचता है और दूसरा राहुल गांधी खुद ताकत लगा करके दुकान पे दुकान खोले जा रहे हैं। किस रूप में देखा जाए, कौन जीत, किसकी हार होने वाली है? जी मैं बताता हूँ राजीव जी कि ये घेरने की कोशिश क्यों हो रही है, और पहले जरा हम लोग समझें कि ये मोहब्बत की दुकान का मतलब क्या है। क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान और ये चल रहा है, और अब अमेरिका में भी मोहब्बत की दुकान खुल रही है, कर्नाटका में खुल गई। तो इसका मायने क्या है? देखिए, जब भारत आजाद हुआ तो आजादी की लड़ाई से निकला हुआ भारत एक आदर्शवाद से निकला हुआ एक मूवमेंट, और उससे नए भारत की स्थापना हुई। उसमें तमाम आदर्शवाद थे, वो आदर्शवाद चले, हमारी आपकी पीढ़ी तक भी चले, और जो के पास रेफरेंस था, हमारे घरों में वो लोग थे जिन्होंने गांधी, नेहरू, सुभाष को किसी को देखा था, आजादी की लड़ाई देखी थी, भारत को आजाद होते हुए देखा था। वो आइडियलिज्म धीमे धीमे घुलता गया, डाइल्यूट होता गया, और नई आर्थिक नीतियों के बाद तो बहुत तेजी से हुआ। तो जो आप कांग्रेस में या विपक्षी पार्टियों में सुनते हैं या मीडिया में कि साहब राहुल गांधी प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन नहीं है, बड़े आइडियलिस्ट हैं, प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन अमित शाह हैं कि सरकार ना भी आए तो भी सरकार बना लो, खींचतान के एमएलए को खरीद के। ये जो भारत की राजनीति में एक प्रदूषण आया, वो भारत को आगे बढ़ने से रोक रहा है। देखिए, अब जहां पे भारत आ गया है, जो आर्थिक स्थिति है, जो इतना बड़ा युवा है, इतना हमारे पास टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं और लोग पढ़ कर आ रहे हैं। अब अगला भारत आइडियलिज्म से निकलेगा। अब अगला भारत तीन तिकड़म से नहीं निकलेगा, इनोवेशन से निकलेगा। क्यों अमेरिका में गूगल का आविष्कार होता है, क्यों अमेरिका में ट्विटर और फेसबुक बनता है, हमारे यहाँ इतने IITs से क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि अमेरिका का या यूरोपीय कंट्रीज का बहुत बड़ा हिस्सा वहां की जनसंख्या का अभी भी आदर्शवादी है। आप देखिए, वहां क्लाइमेट चेंज को लेकर, पर्यावरण को लेकर कितनी जागरूकता है, महिला अधिकारों को लेकर कितनी जागरूकता है।
तो ये आदर्शवाद पिछले कुछ 2-3 दशकों में हमारी राजनीति से, हमारी पब्लिक लाइफ से बाहर निकल गया। अब हर व्यक्ति, चाहे वो राजनीति में हो या राजनीति के बाहर हो, उसको आगे बढ़ने की ललक है, कैसे भी भौतिक संसाधन जुटाने की ललक है। आवश्यकता न भी हो तो भी 3 AC घर में ले आएगा, जितनी तनख्वाह है उससे ज्यादा बड़ी गाड़ी खरीदेगा, भले ही वो EMI देने में उसकी खाट खड़ी हो जाए। ये भारत के आइडियलिज्म को दूर करता है। आप देखिए G23 कांग्रेस में क्या कहता था, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स कीजिए। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को कर्नाटका ने नकार दिया। प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स, नरेंद्र मोदी ने वहां पे विक्टिम कार्ड खेला। मुझे 91 बार गालियां दी गई, मुझे गाली दी जाती है, लोगों ने उस पर सहानुभूति नहीं जताई। लोगों ने आइडियल पॉलिटिक्स को चुना, जिसमें विकास है, जिसमें वादे हैं और गंभीर रूप से वादे हैं। तो ये जो हमारी राजनीति में एलिमेंट आया है, किसी बयान को तोड़ मोड़ कर देना, स्पिन कर देना, उसको घुमा देना, विधायक खरीद लेना, सरकारें गिरा देना, ये जो राजनीति में प्रदूषण आया है, उसके खिलाफ खड़ी होगी ये मोहब्बत की दुकान। तो मोहब्बत की दुकान के मतलब ये है कि राजनीति को वहां ले जाना है जहां भारत की आजादी के बाद जो आदर्शवाद था, जो आइडियलिज्म था, जिसकी भारत के संविधान के एक शब्द में, प्रियम्बल में जिसको लिखा गया है, हम उससे दूर हो गए। तो ये तो है मोहब्बत की दुकान का मतलब। अब कौन लोग इसके खिलाफ हैं? जो लोग इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं, जो सामाजिक न्याय के खिलाफ हैं, जो सामाजिक एक रूपता के खिलाफ हैं, जो महिलाओं को, वंचित समाज को अधिकार देने के खिलाफ हैं, जो 3 तिकड़म वाले लोग हैं कि दफ्तर में जाओ, फाइल आगे बढ़ाने के लिए पैसे खर्च कर दो, अपना काम निकाल लो, रेलवे में रिजर्वेशन नहीं है, TT को 500 रुपए देकर सीट ले लो। ये जो हमारी दैनिक जीवन में ये जो 3 तिकड़म ने कब्जा कर लिया है, और हम भले ही जितना भी पूजा पाठ, नमाज और प्रेयर्स कर लें, लेकिन होता क्या है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में की जो शुचिता है, जो आदर्शवाद है, उसको हम भूल चुके हैं। और ये जो राहुल गांधी को घेरने की कोशिश हो रही है, ये उन्हीं ताकतों की है जो स्टेटस को के हैं, जो जुगाड़ पे विश्वास करते हैं, जो 3 तिकड़ों में विश्वास करते हैं, जो काम चले कैसे भी चले उसमें विश्वास करते हैं। तो मोहब्बत की दूर, तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी के खिलाफ ये सारे षड्यंत्र हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारत के समाज की अब जरूरत है मोहब्बत की दुकान, और भारत के समाज की अगर जरूरत वो महसूस नहीं कर रहा है तो उनको महसूस करनी चाहिए, क्योंकि भारत की आगे की प्रगति इनोवेशंस के सहारे होगी। अब भारत की अगली प्रगति आविष्कारों से होगी, नए आइडियाज से होगी, और नए आइडियाज आदर्श समाज पैदा करता है। यही मोहब्बत की दुकान पैदा करती है। राजीव जी। जी बिल्कुल, एक आदर्शवादी राजनीति की तरफ बढ़ते हुए राहुल गांधी और उस पर सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। यही बात यहां कह रहे थे प्रशांत टंडन जी। प्रशांत टंडन जी ने इंटरव्यू लिया है, तो लग चुका है दोस्तों, नोटबंदी का झटका एक बार फिर से, नोटबंदी 2, जिसके बाद